क्या होगा जब धरती पर प्रलय आ जाएगी, जिसमें आप और आपका परिवार जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो? कुछ ऐसे ही जैक और उसके परिवार अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। क्या वे इस तबाही से बच पाते हैं? जानने के लिए स्टोरी के अंत तक बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका सीने डिकोडेड में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जॉर्डन में अमेरिकी नौसेना अपने युद्धपोतों और जेट विमानों के साथ एक रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है। एक जेट निरीक्षण खत्म कर जहाज पर लौट रहा होता है, लेकिन तभी समुद्र अचानक गैस का एक बड़ा विस्फोट छोड़ता है, जिससे जेट के रास्ते में बाधा आ जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। पायलट नियंत्रण करने की कोशिश करता है, लेकिन जेट को नुकसान हो चुका होता है। वह इजेक्ट करता है और जेट एक जहाज से टकरा जाता है। इसके बाद खोज और बचाव दल हेलीकॉप्टर और छोटी नावों को भेजता है ताकि पायलट को बचाया जा सके। जब वे पायलट को पानी से निकालते हैं तो पाते हैं कि वह पहले ही मर चुका होता है और उसका शरीर जल चुका होता है। फिर एक और गैस विस्फोट एक नाव को चपेट में ले लेता है, जिससे कई सैनिक मारे जाते हैं। बाद में 5 शव जहाज पर रखे जाते हैं और कप्तान को स्थिति की जानकारी दी जाती है। वे पूरे क्षेत्र में तापमान में वृद्धि और असामान्य भूकंपीय गतिविधि को नोटिस करते हैं। कप्तान जेट्स को सुरक्षित करने और जॉर्डनियाई बेड़े को सूचित करने का आदेश देता है। अचानक एक और विस्फोट होता है जो पहले के मुकाबले बहुत बड़ा होता है और जहाज को पलट देता है, जिससे जहाज पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। समुद्र की सतह फट रही होती है और गर्म लावा ठंडे समुद्री पानी में मिलकर ऐसे खतरनाक विस्फोट पैदा कर रहा होता है। इस बीच एक परिवार मिस्र में छुट्टियां मना रहा होता है और ग्रेट पिरामिड देखने जाता है। पिता जैक, बेटी एम्बर और बेटा डायलन पिरामिड के अंदर टूर कर रहे होते हैं, जबकि मां डायने अपने नए बुटीक के लिए एंटीक सामान खरीद रही होती है। टूर के दौरान एम्बर की मुलाकात तारीक से होती है, जो उससे सहमत होता है कि पिरामिड 20 साल में नहीं बन सकता, जैसा कि गाइड बुक में लिखा है। वह उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा गहराई में मत जाओ, वरना तुम भी उलझ जाओगी, जैसे मैं हुआ था। थोड़ी और बातचीत के बाद तारीक 2 आदमियों के साथ पिरामिड के एक कमरे में चला जाता है। एम्बर गाइड से पूछती है कि क्या वह अंदर जा सकती है, लेकिन गाइड बताता है कि वे अपने किसी प्रियजन को श्रद्धांजलि देने गए हैं। इसके बाद जैक डायलन से कहता है कि फोन दूर रखो और टूर एंजॉय करो, लेकिन डायलन एक गेम में खोया हुआ होता है, जिसमें वह सिर्फ आवाज के जरिए एक चमगादड़ को गुफा में रास्ता दिखा रहा होता है। टूर के बाद परिवार होटल लौटता है और डायने से मिलता है। एम्बर अपनी नाराजगी जताती है कि गाइड ने यह नहीं बताया कि यह पिरामिड कभी दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। परिवार होटल के बाहर खाने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही जैक दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, कांच टूट जाता है और अचानक काहिरा में एक भयानक भूकंप आ जाता है। परिवार जल्दी से होटल से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचता है। इसके बाद वे देखते हैं कि तारीक और उसके दोस्त मलबे में दबे हुए हैं। उसके दोस्त तुरंत मर जाते हैं, लेकिन तारीक जिंदा बच जाता है। जैक दौड़कर उसे मलबे से निकालता है और दोनों भागकर सुरक्षित जगह पहुंचते हैं, ठीक इससे पहले कि एक और इमारत ढह जाती। पूरा शहर आग और मलबे में तब्दील हो चुका होता है, सिर्फ कुछ ही इमारतें बची होती हैं। बाद में परिवार एक घर के अवशेषों में पहुंचता है और एक चालू टीवी ढूंढता है। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि पूरा अरब पेनिनसुला खिसक गया है और इसी तरह का भूकंप दुबई में भी आया है। लाल सागर के नीचे समुद्र की सतह फट गई है और हजारों किलोमीटर तक लावा समुद्री पानी में आ रहा है। तारीक बताता है कि उसे अपने पिता से कांटेक्ट करना है, लेकिन तभी एक मिलिट्री गार्ड ही गुजरता है और अमेरिकी टूरिस्ट को एम्बेसी जाने के लिए कहता है। तारीक चेतावनी देता है कि अमेरिकन एम्बेसी सिटी के सेंटर में है और वहां जाना नामुमकिन है। वह बताता है कि तेजी से वाष्पीकरण होने के कारण विशाल बादल बन गए हैं, जिससे एक शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम बन गई है। तारीक उन्हें नक्शे पर दिखाता है कि जहां वे हैं वहां तापमान जल्द ही शून्य से नीचे गिर सकता है। वह उन्हें सूर्यास्त से पहले निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके बाद यह इलाका रहने लायक नहीं बचेगा। अचानक काले बादल घिराते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। जैक अपने परिवार से कहता है कि कोई मदद नहीं आएगी और उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। वे एयरपोर्ट जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा एयरपोर्ट बर्फ से ढक चुका है। तभी एक प्लेन रनवे पर क्रैश हो जाता है, जिससे उन्हें खतरे की गंभीरता का एहसास होता है। वे ट्रेन स्टेशन जाने का फैसला करते हैं और किसी तरह आखिरी ट्रेन पकड़ लेते हैं। लेकिन जब ट्रेन एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से गुजरती है तो डायलन गलती से नीचे गिर जाता है। एम्बर और जैक भी कूद जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन ट्रेन बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है। तारीक और डायने भी उनके साथ कूद जाते हैं।
जैक निराश हो जाता है, लेकिन तारिक उन्हें उम्मीद देता है। वह बताता है कि उसने अपने पिता से कांटेक्ट कर लिया है और उन्हें तुरंत हाईवे पर पहुंचना होगा। हाईवे अब बर्फ से ढक चुका होता है और वे अपनी मदद के लिए इंतजार करते हैं। जैक को चिंता होती है कि इस खराब मौसम में उन्हें कोई नहीं देख पाएगा, इसलिए तारिक सभी से कहता है कि वे अपने फोन के फ्लैश लाइट ऑन करके जमीन पर रख दें। जल्द ही एक प्लेन आता है और उन्हें बचा लेता है। परिवार को समझ नहीं आता कि तारिक इतनी जल्दी प्लेन कैसे बुला पाया। डायलन पूछता है कि वह असल में कौन है। तारिक बताता है कि उसके पिता जॉर्डन में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, लेकिन वे इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते। फिर वह खुलासा करता है कि उसका पिता जॉर्डन का रक्षा मंत्री है। अचानक एक और गैस विस्फोट होता है और प्लेन एक भारी बर्फीले तूफान में फंस जाता है। प्लेन के इंजन जमने लगते हैं और पायलट्स समुद्र की जमी हुई सतह पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करते हैं। वे सभी जानते हैं कि प्लेन ज्यादा देर तक बर्फ पर नहीं टिकेगा, इसलिए वे जल्दी बाहर निकलते हैं। वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचते हैं और अपने अगले कदम पर बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। थोड़ी बहस के बाद वे तूफान के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हुए, क्योंकि लाल सागर के पास एक इवैक्यूएशन सेंटर है। कुछ स्थानीय लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और ग्रुप अपनी यात्रा जारी रखता है। रास्ते में उन्हें एक ऊंट फार्म मिलता है और वे ऊंटों को लेने का फैसला करते हैं। वे जोड़े बनाते हैं और ऊंटों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। तभी डायलन को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वह देखने के लिए ऊंट से नीचे उतरता है। लेकिन जो चीज उसने देखी थी वह एक पिरामिड का शीर्ष था और वह गलती से उसकी ढलान पर फिसलकर कई मीटर नीचे चला जाता है। जैक भी उसके पीछे जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है। यह महसूस करते हुए कि ऊंटों को नीचे नहीं ला सकते, वे उन्हें आजाद कर देते हैं और खुद भी फिसलकर नीचे आ जाते हैं। इसके बाद उन्हें अपने पहले उतरे हुए विमान का एक हिस्सा दिखाई देता है और उन्हें एहसास होता है कि वे शायद गोल गोल घूम रहे हैं। तारिक जोर देकर कहता है कि उसे अपने पिता से संपर्क करना होगा, लेकिन जैक सभी से आगे बढ़ने का आग्रह करता है, इससे पहले कि वे ठंड से जम जाएं। अच्छी खबर यह होती है कि बर्फीला तूफान रुक गया है। कुछ देर बाद दो गाड़ियां उनके पास आती हैं, जिनके ड्राइवरों ने उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होते देखा था। वे उन्हें अपनी गाड़ियों में बैठाते हैं और एक तेल रिफाइनरी में ले जाते हैं, जहां उन्होंने सप्लाई इकट्ठी की हुई थी। स्थानीय लोगों ने इस रिफाइनरी को एक टेम्पोरेरी कैंप बना लिया था, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी पहले ही निकाले जा चुके थे। इसके बाद जैक कैंप के नेता से अनुरोध करता है कि वह उन्हें कुछ गाड़ियां दे, जिससे वे इवैक्यूएशन सेंटर तक पहुंच सकें। लेकिन नेता को संदेह होता है कि ऐसा कोई सेंटर मौजूद भी है या नहीं। अचानक एक हल्का भूकंप आता है, जिससे तेल का एक ड्रम आग में लुढ़क जाता है और एक बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं होता। जैक सभी को समझाता है कि अगर वे कैंप में रहे तो ठंड से मर सकते हैं, लेकिन एक लोकल व्यक्ति कहता है कि उनके पास हफ्तों तक जीने के लिए पर्याप्त सामान है और अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। ग्रुप छोड़ने का फैसला करता है, जबकि कुछ लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं। फिर उनकी गाड़ियों पर भारी ओले गिरते हैं और पीछे देखते ही वे पाते हैं कि जिस कैंप को उन्होंने छोड़ा था वह पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अचानक जैक की गाड़ी पर ओले गिरते हैं और गाड़ी पलट जाती है। सौभाग्य से जैक और तारिक सुरक्षित रहते हैं और जल्दी से दूसरी गाड़ी में सवार होकर भाग जाते हैं। हालांकि एम्बर को गाड़ी के टकराने से चोट लगती है। कुछ मील चलने के बाद दूसरी गाड़ी का ड्राइवर कैप्टन कवार रुक जाता है और जैक भी रुक जाता है। कवार बताता है कि उसने तूफान के बीच एक इवैक्यूएशन पॉइंट देखा है, लेकिन जैसे ही तूफान हटता है वे खुद को एक गहरी खाई के किनारे पर पाते हैं। वे खाई में नीचे उतरने का फैसला करते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। डिल्लन सुझाव देता है कि वे टोइंग रोप का इस्तेमाल करें ताकि वे सुरक्षित रूप से नीचे उतर सकें। कवार, जैक और तारिक बिना किसी परेशानी के नीचे पहुंच जाते हैं। फिर एम्बर भी डरते हुए नीचे आती है, लेकिन सुरक्षित उतर जाती है। तभी उनकी गाड़ी बर्फ पर फिसलने लगती है और उसे रोकने के लिए वे बर्फ के टुकड़े गाड़ी के टायरों के नीचे लगाते हैं। डायने भी नीचे उतरती है, लेकिन जैसे ही वह सुरक्षित पहुंचती है उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। गाड़ी जमीन से टकराती है और कवार उसकी चपेट में आकर मारा जाता है। नीचे उतरा हुआ ग्रुप आगे बढ़ता है और कुछ अबैंडन्ड गाड़ियां पाते हैं। जब वे अंदर देखते हैं तो जमी हुई लाशें देखकर घबरा जाते हैं। वे तुरंत वहां से निकलते हैं और कुछ दूर जाकर साइमन और दूसरे साथियों से मिलते हैं। साइमन ने उनकी गाड़ी को नीचे लाने के लिए कुछ रस्सियां ढूंढी हैं। सभी दोबारा एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। काफी सफर तय करने के बाद वे आखिरकार इवैक्यूएशन पॉइंट को देखते हैं, लेकिन अचानक एक छोटा भूकंप आता है और जैक की गाड़ी खराब हो जाती है। वे पैदल ही सफर तय करने का फैसला करते हैं।
जब वे इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंचते हैं तो डायने को एहसास होता है कि यह वास्तव में एक बांध है। वे सगा बांध के पास पहुंच चुके हैं और रेड सी और निकासी स्थल दूसरी ओर है। तभी बांध में दरारें पड़ने लगती हैं और हड़कंप मच जाता है। दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है जिससे जमी हुई बर्फ दिखने लगती है। फिर एक तेज आवाज आती है और पूरा बांध गिरने लगता है। ग्रुप घाटी से बाहर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ लोग गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। डायने और डिल्लन एक अबैंडन्ड फॉस्फेट माइन में चले जाते हैं लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। डिल्लन को एक तरकीब सूझती है। वह अपनी सांस से निकलने वाली भाप का उपयोग हवा की दिशा का पता लगाने के लिए करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले अपने गेम में किया था। डायने और डिल्लन बाहर निकलते हैं और समूह के बाकी लोगों से फिर से मिलते हैं। हालांकि एम्बर की हालत और खराब हो चुकी होती है। जैक और तारिक एम्बर को सहारा देकर चलने में मदद करते हैं। वे एक छोटी पहाड़ी तक पहुंचते हैं लेकिन पीछे एक विशाल तूफान आता दिखता है। साइमन जैक की सलाह को न मानते हुए तेजी से पहाड़ी की ओर भागता है लेकिन तूफान उसे उड़ा ले जाता है। डायने सुझाव देती है कि वे फॉस्फेट माइन के अंदर से किसी और रास्ते से जाएं, जहां वह पहले फंसी थी। ग्रुप एक सुरंग में घुसता है और एम्बर को अचानक गर्मी महसूस होती है। वह समझ जाती है कि वे किसी गर्म स्थान के पास हैं और दौड़ते हुए एक धारा तक पहुंचती है। वह बाकी ग्रुप को बताती है कि पानी का न जमना इस बात का संकेत है कि वह जगह गर्म है। समूह पानी में कूद जाता है और धीरे धीरे बहकर एक छोटे तालाब में पहुंचता है लेकिन एम्बर एक चट्टान से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। वे उसकी मदद करते हैं लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि डिल्लन कहीं नहीं दिख रहा। वे उसकी तलाश में गुफा के अंदर खोज करते हैं और जब वे समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो खोज जारी रखते हैं। जैक, जो अब तक बहुत कुछ सह चुका होता है, हिम्मत हारकर बेहोश हो जाता है। तभी मेडिकल टीम वहां पहुंचती है और जैक को स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे ऑक्सीजन देती है। अचानक डिल्लन भागकर अपने पिता के पास आता है और जैक होश में आ जाता है। डिल्लन बताता है कि तारिक के पिता की नाव ने उसे उठा लिया था और अब वह बचाव अभियान की कमान संभाल चुके हैं। जैक अपने परिवार से कहता है कि वह आभारी है कि वे बच गए जबकि कई और लोग नहीं बच सके। अंत में परिवार बचाव हेलीकॉप्टर और जहाजों की ओर बढ़ता है, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने नर्क जैसी स्थिति का सामना किया लेकिन फिर भी जिंदा बच निकले। उन्होंने बर्फीले तूफानों और भूकंपों की मार सही लेकिन उनका आपसी प्यार और भरोसा उनसे भी मजबूत साबित हुआ। जहां तक दुनिया की बात है, अब यह एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है जहां रेगिस्तान अब बर्फीली दुनिया में बदल चुके हैं। फिल्म इसी के साथ समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।